am become death, the destroyer of worlds. 16 जुलाई 1945 के करीब 5:30 बजे अमेरिका की न्यू मैक्सिको स्टेट कंपनी के रेगिस्तान में बम धमाका होता है। लेकिन ये कोई आम धमाका नहीं, ये पहली बार है कि न्यूक्लियर बम धमाका को टेस्ट किया जाता है। न्यूक्लियर टेस्ट को कोड नेम दिया जाता है ट्रिनिटी। चलिए जानते हैं आखिर क्यों ओपेनहाइमर को अपनी डिस्कवरी पर इतना अफसोस था। क्या थी ओपेनहाइमर की कहानी, कैसे इन्होंने न्यूक्लियर बम बनाया, क्या ओपेनहाइमर एक हीरो थे या विलेन, और इस पूरे मिशन को लीड कर रहे थे साइंटिस्ट जूलियस रोबर्ट ओपेनहाइमर। बम धमाका को देखकर साइंटिस्ट ओपेनहाइमर हैरान रह जाते हैं। उन्होंने उम्मीद की थी इस धमाके का साइज होगा अराउंड 0.3 किलोटन्स ऑफ TNT। एक्चुअल में ये ब्लास्ट इससे 50 गुना अधिक खतरनाक निकला, 15 to 20 किलोटन्स ऑफ TNT। इस धमाके से इतनी खतरनाक गर्मी निकली कि वहां मौजूद स्टील का टावर पिघल गया। इसकी शॉकवेव करीब 160 किलोमीटर दूर तक महसूस की गई और धमाके से निकली मशरूम क्लाउड करीब 12 किलोमीटर ऊपर तक गई। ये सब देखकर ओपेनहाइमर इतने शॉकड रह जाते हैं कि भगवद गीता की एक लाइन उनके मुंह से निकलती है, Now I am become death, the destroyer of worlds. आप पूछोगे कि ओपेनहाइमर को भगवद गीता का ज्ञान कैसे था, तो इसकी बात आगे वीडियो में करेंगे। और इन्हें कैसे लगा जब इनकी क्रिएशन की मदद से लाखों करोड़ों लोगों की जान चली गई, आइए जानते हैं। ऐसी ही बातों को जानने के लिए हमारे चैनल मिस्टीरियस फैक्ट 196 को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपके बहुत काम आएगा। जूलियस रॉबर्ट ओपेनहाइमर, इन्हें फादर ऑफ न्यूक्लियर बॉम्ब कहा जाता है। ये उस प्रोजेक्ट के डायरेक्टर थे जिसने दुनिया के पहले न्यूक्लियर हथियार बनाए। कहानी इनके बचपन से शुरू होती है। इनका जन्म हुआ था साल 1904 में अमेरिका के न्यूयॉर्क सिटी के जर्मन जेविश परिवार में हुआ था। बचपन से ही रॉबर्ट ओपेनहाइमर जीनियस थे। ओपेनहाइमर 10 साल की उम्र में ही हाई लेवल फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ रहे थे। इन्हें मिनरलोजी की बहुत अच्छी जानकारी थी, मिनरल्स की प्रॉपर्टी की बहुत अच्छी जानकारी थी। इन्हें इस प्रकार का नॉलेज था कि 12 साल की उम्र में ही इन्हें न्यूयॉर्क के मिनरलोजी क्लब में लेक्चर देने के लिए बुलाया जाता था। आगे चलकर साल 1992 में जब हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाई के लिए गए तो इन्होंने 4 साल की डिग्री 3 साल में ही खत्म कर दी। अपनी क्लास में ये टॉपर थे। केमिस्ट्री में मेजर किया और बहुत सारे सब्जेक्ट की इन्हें जानकारी थी। फिजिक्स, फिलॉसफी, लिटरेचर और स्टर्न रिलीजन, इन सारे सब्जेक्ट में पढ़ाई की। इन्हें हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में रियलाइज हुआ कि इनका रियल फैशन फिजिक्स था। ओपेनहाइमर आगे चलकर साल 1927 में 23 साल की उम्र में ही PhD कर डालते हैं। 1930 में जर्मनी में हिटलर का शासन देखने को मिलता है। हिटलर की तानाशाही के कारण ओपेनहाइमर धीरे धीरे पॉलिटिकली अवेयर बनते हैं। हिटलर के तानाशाही के चलते बहुत से जर्मन के साइंटिस्ट जर्मनी से अमेरिका भाग रहे थे। इनमें से कई बड़े नाम थे। एल्बर्ट आइंस्टाइन, वॉन न्यूमैन जिन्होंने मॉडर्न कंप्यूटर का आविष्कार किया, लियो सेजिलाट जो कि हमारी कहानी में आगे अहम भूमिका निभाएंगे, हांस बेथे, फ्यूजन की खोज, एडवर्ड टेलर जिन्हें फादर ऑफ हाइड्रोजन बम कहा जाता है, एनरिको फेर्मी जो कि अहम भूमिका निभाएंगे हमारी कहानी में। सारे साइंटिस्ट जर्मन जेविश है, जो कि ओपेनहाइमर खुद जर्मन जेविश थे। जब ओपेनहाइमर ने जेविश पर हो रहे अत्याचारों को देखा तो ओपेनहाइमर का पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट बढ़ने लगा। साल 1936 ओपेनहाइमर को समझ में आने लगा कि पॉलिटिकल इवेंट कितने गहराई से लोगों की जिंदगी पर असर डालते हैं। ओपेनहाइमर को लगने लगा कि मुझे भी इस कम्युनिटी में पार्टिसिपेट करना चाहिए। ओपेनहाइमर लेफ्ट विंग विचारधारा से प्रभावित होकर कई पॉलिटिकल मीटिंग में गए और पैसा भी डोनेट किया। कई मजदूर यूनियन स्ट्राइक का साथ भी दिया। सितंबर 1939 हिटलर पोलैंड पर आक्रमण करता है और वर्ल्ड वॉर 2 की शुरुआत हो जाती है। अमेरिका का कोई इंटरेस्ट नहीं था वर्ल्ड वॉर 2 में और पार्टिसिपेट करने का। फिर भी अमेरिका तैयारी कर रहा था युद्ध की। युद्ध शुरू होने से एक महीना पहले अगस्त 1939 को महान वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टाइन और लियो सेजिलाट ने चिट्ठी लिखी अमेरिका के प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट को। इस चिट्ठी में उन्होंने चेतावनी दी। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपनी चिट्ठी में लिखा था कि हिटलर न्यूक्लियर हथियारों पर काम कर रहा है। हो सकता है वह जल्द ही पावरफुल बम बनाने में सक्सेसफुल हो जाए, इसलिए अमेरिका को तैयार रहना चाहिए। चिट्ठी को पढ़ते ही अमेरिका प्रेसिडेंट एडवाइजरी कमेटी बैठाते यूरेनियम पर साइंटिस्ट और मिलिट्री ऑफिसर की एक टीम बनाई जाती है जिनका काम था यूरेनियम के पोटेंशियल पर रिसर्च करना। अब सवाल यह उठता था कि क्या यूरेनियम को एक हथियार के रूप में उपयोग किया जा सकता है। इस टीम की स्थापना के बाद अमेरिका सरकार ने एनरिको फर्मी और लियो सेजिलाट को फंडिंग देनी शुरू कर दी। इनका रिसर्च था कि कैसे यूरेनियम की चेन रिएक्शन को खतरनाक वेपन का रूप दिया जाए।
जो साइंटिस्ट इस प्रोजेक्ट में काम कर रहे थे उन्हें कहा गया कि एल्बर्ट आइंस्टाइन को कुछ ना बताया जाए। अमेरिकी सरकार को डर था कि एल्बर्ट आइंस्टाइन की सोच लेफ्ट विंग है, हो सकता है उनको बताना पॉलिटिकली रिस्क हो सकता है। ओपेनहाइमर अपनी अलग से रिसर्च कर रहे थे न्यूक्लियर पर एडवर्ड टेलर और अन्य साइंटिस्ट के साथ। में अमेरिकी सरकार के द्वारा ब्रिटेन के प्रेसिडेंट को चिट्ठी लिखी जाती है कि दोनों देशों को साथ में काम करना चाहिए, और इस बात को 2 महीने भी नहीं बीते हुए होते जापान हमला कर देता है पर्ल हार्बर पर और अमेरिका की अचानक से एंट्री हो जाती है वर्ल्ड वॉर 2 में। A state of war has existed between the United States and the Japanese Empire. अमेरिका $2.2 बिलियन खर्च करता है इस प्रोजेक्ट पर, इंडियन रुपीस के हिसाब से 2 लाख करोड़ रुपए। अमेरिका की मिलिट्री का एक इंजीनियरिंग विंग जिसे आर्मी ऑफ इंजीनियर कहा जाता है, जो मिलिट्री के लिए पोर्ट्स और एयरफील्ड बनाते थे। बम प्रोजेक्ट में अमेरिकी प्रेसिडेंट रूजवेल्ट के द्वारा आर्मी कॉर्प्स ऑफ इंजीनियर की इन्वॉल्वमेंट होती है प्रेसिडेंट के अप्रूवमेंट से। इनकी नॉर्थ अटलांटिक डिवीजन में मैनहट्टन में न्यूयॉर्क सिटी में ऑफिस है। जब इन्हें न्यूक्लियर हथियार बनाने की जिम्मेदारी मिली तो इन्होंने अपने हेड क्वार्टर के सेम 18वें फ्लोर में न्यूक्लियर बम के प्रोजेक्ट स्टार्ट कर देते हैं। इस हेड क्वार्टर को नाम दिया गया मैनहट्टन इंजीनियर डिस्ट्रिक्ट। यहां से शुरुआत होती है मैनहट्टन प्रोजेक्ट की। उस दिन डेट थी 13 अगस्त 1942। अगले महीने 17 सितंबर कर्नल लेस्ली रिचर्ड ग्रॉस को आर्मी कॉर्प्स ऑफ इंजीनियर का हेड अपॉइंट किया जाता है। कर्नल लेस्ली ग्रास द्वारा मैनहट्टन प्रोजेक्ट में ओपेनहाइमर को एक लीडर के रूप में अपॉइंट करते हैं। प्रोजेक्ट को अंडर कवर रखने के लिए एक सीक्रेट लोकेशन डिसाइड की जाती है। ऑक रिज टेनेसी, इस शहर को द सीक्रेट सिटी के नाम से भी जाना जाता है। कर्नल लेस्ली ग्रॉस बहुत सीक्रेट जगह चाहते थे कि इस मिशन को सीक्रेट तरीके से किया जा सके। ओपेनहाइमर ऐसी ही एक लोकेशन को जानते थे, पहाड़ी और सुंदर लैंडस्केप के बीच न्यू मैक्सिको स्टेट की पेकोस वैली। ये सब करने के बाद बाकी था प्रैक्टिकल, क्योंकि थ्योरी बहुत हो चुकी थी। 2 दिसंबर 1942 को वैज्ञानिक एनरिको फेर्मी पहला सक्सेसफुल चेन रिएक्शन करते हैं। ओपेनहाइमर का मानना था कि इसे टेस्ट करना जरूरी है, लेकिन जनरल ग्रॉस ने कहा हम टेस्ट नहीं करवा सकते क्योंकि हमारे पास प्लूटोनियम की मात्रा बहुत कम है। लेकिन ओपेनहाइमर ने कहा टेस्ट यहां जरूरी है, तो जनरल ग्रॉस आखिर मान गए। फिर होता है ट्रिनिटी टेस्ट। न्यू मैक्सिको के मैदान में एक न्यूक्लियर बम फोड़ा जाता है। इस टेस्ट को नाम दिया जाता है गैजेट। एक स्टील टावर की मदद से साइंटिस्ट बॉम्ब को 100 फीट ऊंचाई पर लटका देते हैं और 16 जुलाई 1945 को सुबह के 5:30 बजे बम को फोड़ दिया जाता है। इसे मैंने वीडियो में पहले ही बता दिया था। ओपेनहाइमर जितनी आशा करते थे उससे 50 गुना अधिक खतरनाक था यह न्यूक्लियर बम। इस धमाके को देखने के बाद ओपेनहाइमर के मुंह से भागवत गीता की कुछ लाइन निकलती है। Now I am become death, the destroyer of worlds. ओपेनहाइमर एक संस्कृत स्कॉलर भी थे। इन्हें भागवत गीता का काफी ज्ञान था। ये भगवत गीता को अपने जीवन में वन ऑफ द बेस्ट मार्गदर्शक मानते थे। ओपेनहाइमर हिरोशिमा पर गिराए गए बॉम्ब पर अपनी खुशी जताते हैं और कहते हैं काश ये हिटलर के खिलाफ उपयोग किया जाता। और जब 3 दिन बाद नागासाकी में न्यूक्लियर बम गिराया जाता है तब लगभग 2 लाख लोगों की मौत हो जाती है। ये सब देखकर ओपेनहाइमर शॉक्ड रह जाते हैं। ओपेनहाइमर अपने आप को मानते थे इस खतरनाक बम के उपयोग से होने वाले परिणामों का वह सोचते थे भविष्य में आगे क्या होगा। 17 अगस्त 1945 में न्यूक्लियर बम बनाने पर रोक लगाने के लिए उन्होंने अमेरिका प्रेसिडेंट को पत्र लिखा। उन्हें डर लगने लगा था आने वाला फ्यूचर इस टेक्नोलॉजी का क्या करेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट चल बसे थे और अमेरिका के नए राष्ट्रपति बनते हैं हैरी ट्रूमैन। 1949 में अमेरिकी राष्ट्रपति हैरी ट्रूमैन एक कमेटी बैठते हैं कि हमें हाइड्रोजन बॉम्ब पर काम करना चाहिए, जिसके खिलाफ रहते हैं ओपेनहाइमर। ऐसा होता है जब आप किसी कंट्री में रह रहे हो और वहां की गवर्नमेंट के खिलाफ जा रहे हो, आप तो वहां की गवर्नमेंट इनलीगल तरीके से आपके पीछे हाथ धोकर पड़ जाती है। ऐसा ही हुआ ओपेनहाइमर के साथ। उनके पीछे अमेरिका सरकार ने जांच एजेंसी तैनात कर दी। एडवर्ड टेलर ने हाइड्रोजन बम बनाने में मदद की और इन्हें फादर ऑफ हाइड्रोजन बम कहा जाता है। ओपेनहाइमर बहुत ही चैन स्मोकर थे। दुनिया को परमाणु बम के रूप में मौत का तोहफा देने वाले अमेरिकी वैज्ञानिक जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर के आखिरी दिन बेहद कष्ट में बीते थे। 60 साल की उम्र में ही उन्हें कैंसर ने घेर लिया था और इसी दौरान वह विवादों में भी घिरे। कार्ल बर्ड और मार्टिन जे शेरविन की किताब अमेरिकन प्रोमेथियस द ट्रायम्फ एंड ट्रेजेडी ऑफ जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर के कैंसर का पता चला था। इसी किताब के आधार पर क्रिस्टोफर नोलन ने फिल्म ओपेनहाइमर बनाई है।